हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं काव्य शास्त्र का एक और ग्रंथ जो कि है आचार्य मम्मट द्वारा लिखित काव्य प्रकाश, जो कि 10 उल्लासों में निबंध है। आचार्य मम्मट का समय है 11वीं से 12वीं शताब्दी। देखिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम शॉर्ट नोट से काव्य प्रकाश को करने का प्रयास करते हैं। काव्य का लक्षण दिया गया है तद एदोषौ शब्दार्थौ शगुण अन अलंकृत पुनः क्वापि, यानी कि तद यानी कि वह काव्य, जो काव्य है वो एदोषौ दोषों से रहित, शगुण गुण सहित, और अलंकार अन अलंकृत अपि, मतलब क्या है, अलंकार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, 3 विशेषताएं बताई गई हैं शब्द और अर्थ सहित काव्य की। उसके बाद है काव्य का प्रयोजन क्या है। देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन ज़रूर होता है। तो आचार्य मम्मट ने अपने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। यश प्राप्ति यानी कि ख्याति प्राप्त करना, अर्थ यानी कि धन प्राप्त करना, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना काव्य से, शिवेत रक्षते और अमंगल का निवारण करना, सद्य परिनिवृत्ति जो सर्वश्रेष्ठ काव्य प्रयोजन बताया गया है। सद्य परिनिवृत्ति को ब्रह्मा जी के दर्शन के समान बताया गया है। छठा प्रयोजन है कांता संवित उपदेश, यानी कि पत्नी के समान आराम से हम उपदेश ले सकें, इसलिए काव्य की रचना की जाती है। उसके बाद आते हैं काव्य के हेतु, यानी कि काव्य का कारण क्या है, कैसे काव्य का निर्माण होता है। तो उसके लिए 3 हेतु बताए गए हैं, शक्ति, निपुणता, अभ्यास, जो तीनों मिलकर काम करते हैं। शक्ति का दूसरा नाम है प्रतिभा, निपुणता का दूसरा नाम है व्युत्पत्ति, और अभ्यास यानी कि अभ्यास के द्वारा। जो शक्ति है वो जन्म से ही अपने में होती है। निपुणता, हम उस कार्य को कर करके इतना माहिर हो जाते हैं कि हम उसमें निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। और अभ्यास के द्वारा भी काव्य को सीखा जा सकता है। उसके बाद आते हैं काव्य के भेद कौन कौन से हैं। तो काव्य के 3 भेद बताए गए हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। उत्तम काव्य में व्यंग्यार्थ अधिक होता है, वाच्यार्थ कम होता है। मध्यम काव्य में क्या होता है कि जो व्यंग्य है वो गुणीभूत यानी कि कमज़ोर हो जाता है और वाच्यार्थ अधिक हो जाता है। अधम काव्य को हम अवर काव्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शब्दालंकार और अर्थालंकारों की प्रधानता होती है। उसके बाद आती हैं शब्द शक्तियाँ। देखो, मुख्य रूप से 3 शब्द शक्तियाँ बताई गई हैं। सबसे पहले तो शब्द हैं 3, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इनसे 3 अर्थ बनते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। ठीक है, उसके बाद है शब्द शक्तियाँ। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वाचक शब्द से कौन सी शब्द शक्ति बनती है, तो उसका आंसर हो जाएगा अभिधा। लक्षक शब्द और लक्ष्यार्थ से लक्षणा शब्द शक्ति बनती है। व्यंजक शब्द और व्यंग्यार्थ से व्यंजना शब्द शक्ति बनती है। अब देखिए क्या होता है, अभिधा में जो संकेतित अर्थ है, यानी कि जो मुख्य अर्थ बताया गया है वही प्रधान होता है, वही इसमें लिया जाता है। जैसे गंगायाम घोषे है, गंगा नदी का किनारा, गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद लक्षणा में क्या होता है कि मुख्यार्थ का बाद कर दिया जाता है और तद योगे उससे संबंधित अर्थ को ले लिया जाता है। जैसे गंगायाम तटे घोषे, हमने गंगा के तट को ले लिया। और व्यंजना शब्द शक्ति को अपरा क्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अलग ही क्रिया होती है, जैसे सत्य पावनतों की प्रतीति इसमें ली जाती है। उसके बाद आते हैं मीमांसक। मीमांसकों का मत है कि तात्पर्य अर्थो अपि के सूचित, यानी कि तात्पर्यार्थ अपि के सूचित, तात्पर्यार्थ भी एक शब्द शक्ति है। ठीक है, फिर उसको पुनः 2 मत हैं, एक अभिहितान्वयवाद है और एक अन्विताभिधानवाद है। अन्विताभिधानवादी ने ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, वाक्य एवं वाच्यार्थ इति अन्विताभिधानवादी ने है। ठीक है, ये अलग अलग मत हैं।
ये पूछ ले तात्पर्यार्थोपि केषुचित् ये किसका मत है, तो मीमांसक का। और कई बार ऑप्शन में ये दोनों भी डाल दिए जाते हैं, तो हम इसको चूज करेंगे। उसके बाद आते हैं रस। रस कितने माने हैं? आचार्य मम्मट ने रसों को माना है 9। 8 रस तो भरत मुनि के और एक शांत रस को इन्होंने एक्स्ट्रा माना है। इन रसों को हम साहित्य दर्पण के साथ करेंगे क्योंकि सेम ही है रस। उसके बाद रस संबंधी मत माने गए हैं 8 आचार्य मम्मट द्वारा, जो कि इस प्रकार हैं: रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव शांति और भाव सबलता। इस प्रकार ये काव्य प्रकाश का मोटा मोटा सा शॉर्ट नोट के द्वारा अपना रिवीजन था। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।